हर कोई सोचता है कि एक अकेला सिंगल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है एमपी अगर जीत भी जाए तो क्या चेंजेस लेके आएंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एमपी है, आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग एमपी है अरुणाचल का, जो सिटिंग लोकसभा एमपी है, ये बैठ के क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, जो यूनियन मिनिस्टर में भी है। जाहिर सा बात है कि अरुणाचल में ऐसा कभी हुआ नहीं है। एक यंग लड़का जो कल तक एक नॉर्मल सिटीजन था, किराया के कमरे में रहता है, 5,000 के किराया दे के, ऐसा लड़का में इतना हिम्मत कैसे आया है कि पॉलिटिकल सिनारियो में ऐसे जगह में आके आप एमपी कैंडिडेट के हिसाब से खुद को डिक्लेयर करके यू आर फाइटिंग अगेंस्ट हु, स्टैंडिंग अगेंस्ट हु। जो एक हमारा यूनियन मिनिस्टर है, वो सिटिंग यूनियन मिनिस्टर है, किरण रिजिजू सर है, और दूसरी तरफ हमारा जो दिग्गज लीडर है निसी कम्युनिटी का, जो फॉर्मर सीएम भी रह चुका है, नाबम तुकी। एंड देन देर आर अदर पीपल जो कि एज ब्रैकेट में ऊपर के रैंक में आते हैं। तो ऐसे में ये 28 साल का जो लड़का है, उसमें क्या चांस देखता है और खुद को कहाँ देखता है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू डैट मैं एक पहले से मैं एक पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं रखता हूँ। नीदर डू आई हैव पॉलिटिकल एम्बिशंस गोइंग फॉरवर्ड। मैं बस एक अपना काम जो है उसको डिलीजेंटली मैं अपना काम कर रहा था। आई जस्ट वांटेड कि एक सरकारी नौकरी मुझे अच्छा खासा चाहिए, मैं सोसाइटी को अपने तरीके से हेल्प करूं और मेरे परिवार को मैं संभालूं। लेकिन हालत ने हमें ऐसे मजबूर किया, जिस तरह से जो जो मेहनत है, जो मैंने सेक्रीफाइस किया पिछले 9-10 सालों में, पता चल रहा था कि वहाँ काला बाजार चल रहा था नौकरियों का। ऐसे ही इलेक्शन में नौकरी को बेचा जा रहा था। तो मुझे लगा कि 2 सालों के बाद भी ये जब इशू रिजॉल्व नहीं होता, पॉलिटिकल विल ही नहीं है, तो जब पॉलिटिकल विल ही नहीं तो इशू कैसे रिजॉल्व कैसे होगा। तो हमने डिसाइड किया कि हमारा टीम डिसाइड किया कि जब पॉलिटिकल विल ना होने के कारण से अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता, तो हमारा पास में जो पब्लिक इमोशंस है, जो जो जनता, जो हम जो फील करते हैं, इस चीज़ को, जो बदलाव को लाने के लिए अगर सिस्टम में घुसना पड़े तो वो चांस भी क्यों नहीं लिया जाए। तो अभी आपने जैसे बोला कि एक तरफ है दिग्गज लोग, दूसरे तरफ में खड़ा हूँ। तो आई एम नॉट बॉर्डर्ड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने कौन कौन है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं किस चीज़ के लिए खड़ा हूँ। आई हैव ए रेस टू कम्प्लीट, मेरा रास्ता साफ है, मेरे अगल बगल में जो भी हो रहा है, आई हैव नथिंग टू डू विद डैट। एंड मेरा कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से या फिर कोई एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल से, कोई लीडर से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आई वांट टू स्टैंड, मैं एक कॉज के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। मैं एक जो अरुणाचल के जो सीरियस इशूज़ है, इसको लेके सही जगह पे बातें डिस्कशन होना है, वो सोच से आगे बढ़ रहा हूँ। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने अगर यूनियन मिनिस्टर है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने जो फॉर्मर सीएम है। मुझे बस ये पता है कि मेरा जो सोच है मैं क्लियर हूँ, और अरुणाचल जो है इस वक्त जो है उनको बदलाव चाहिए, और वो बदलाव के तौर पे मैं आया हूँ। कल को अगर आप जीत जाए तो क्या आपको लगता है कि एक इंडिपेंडेंट एमपी कैंडिडेट चेंजेस ला पाएगा? यस, ये जो सवाल है ये काफ़ी लोगों के जहन में भी है, और मैंने अपने काफ़ी इंटरव्यू में इसको क्लेरिफाई भी किया। हालांकि ये जो सवाल है, हर कोई सोचता है कि एक अकेला सिंगल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है एमपी अगर जीत भी जाए तो क्या चेंजेस लेके आएंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एमपी है, आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग एमपी है अरुणाचल का, दो हमारा लोकसभा में है, एक राज्यसभा में है, ये जो दो सिटिंग लोकसभा एमपी है, ये बैठ के क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, जो यूनियन मिनिस्टर में भी है। तो मैं आप लोगों को ये जरूर बताना चाहता हूँ कि कल को शायद से मैं एक सिंगल एमपी होकर, वो भी इंडिपेंडेंट में होकर, अपोजिशन में होकर, शायद ज़्यादा चेंजेस लेके नहीं आ पाऊंगा। लेकिन आई विल मेक श्योर, आई प्रॉमिस द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट जो भी इशू, एक ऐसे इशू जो जिसका पीड़ा हर एक अरुणाचल उसका पल्स को फील करता है, ऐसे इशूज़ को पार्लियामेंट के जो सदन में है उसको जोरों शोरों से इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। इसमें नेशनल लाइमलाइट जो है इसको मिलेगा। एंड देन जहाँ मेरा कैपेसिटी है अगर इशू को रिजॉल्व करने के लिए, आई विल बी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ 8 लाख पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड दैट will be a statement for the people of Arunachal Pradesh. And with this, I will always try and make sure कि if there is anything within my jurisdiction, जिसका मेरे jurisdiction में रह के कोई इशू रिजॉल्व होता है और वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में है, उस इशू को मैं जी जान लगा के उसको रिजॉल्व करने के लिए, एक सही लॉजिकल कंक्लूजन देने के लिए प्रयास हमेशा मेरा यही रहेगा। आपके मैनिफेस्टो में आपका जो 3 पॉइंट है वो कहीं ना कहीं जो आप लोग का डिमांड्स है, स्पेशली एपीपीएससी फियास्को को लेकर ही है। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है कि एक एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी का, जो पार्लियामेंट्री वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एमपी जो है, सिर्फ क्या वही मुद्दे पर, जो एपीपीएससी फियास्को पर ही लेकर के कैसे खड़ा कर सकता है, क्योंकि देयर विल बी मेनी अदर थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड आल्सो इन द पार्लियामेंट। सो व्हाट वुड यू से ऑन दैट? Yes, I think I'm not sure. Maybe you have not gone through the manifestos, the visions that
जो अभी पब्लिक डोमेन में हमारा विजन और मैनिफेस्टो में। सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ जो जितना आपने बताया कि 8 कैंडिडेट है एमपी का ना, 8 कैंडिडेट में से कोई एक भी जो एमपी कैंडिडेट है, कोई भी एक जो वो है कैंडिडेचर है अपना कोई भी मैनिफेस्टो के साथ नहीं आया। शायद से मैं अकेला हूँ जिन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया एमपी के लिए भी। तो इसी से पता चलता है कि मेरा कमिटमेंट, मेरा वो सब रोड मैप कैसा है। तो अभी आप जैसे मुझे बता रहे हो कि यदि आपने मेरा जो पब्लिक डोमेन में जो ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा है मेरा मैनिफेस्टो जो है, अगर उसमें देखा तो हमारे पास में कम से कम 9-10 पॉइंट्स है। 9-10 पॉइंट्स में से हाँ, ये जो एपीपीएससी का जो इशू है, हालांकि ये वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि इस इशू में मैं एक टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ एंड वी हैव बीन फाइटिंग दिस कॉज फॉर द लास्ट 2 years। तो बस ये इशू जो है, जो एमपी का जो पॉलिटिक्स में जंप करने का जो निर्णय लिया है, ये एक इशू पे तो सीमित नहीं हो सकता। जाहिर सा बात है, अरुणाचल में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ है जिसके बारे में कोई आज तक डिस्कस ही नहीं हो रहा है। इसमें कोई एक रियल जो पॉलिटिकल विल कभी दिखाया नहीं है। तो आप मेरे मैनिफेस्टो जो पब्लिक डोमेन में एक बार गो थ्रू कीजिएगा। मैंने ये एपीपीएससी का जो पेपर लिखे इशू के अलावा भी देयर आर सो मेनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इशूज़। जैसे कि मैं एक दो में आप लोगों को बता देता हूँ कि अरुणाचल में डिलिमिटेशन का एक बहुत इमोशन, सेंटिमेंटल वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमारा जीरो में अपतनी वैली में है। अपतनी वैली का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस डिलिमिटेशन को इसलिए भी है क्योंकि वहाँ जो है एक लिमिटेड एरिया में पॉपुलेशन बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो हो गया है बहुत। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि इन लोगों को पॉपुलेशन वाइज जो रेशियो, उनको रिप्रेजेंटेशन का जो आवाज़ मिलता है वो सही मायने में नहीं मिल रहा है। वैसे ही ये सेंटिमेंट जो है सिर्फ हमारा अपतनी कम्युनिटी में नहीं बल्कि पूरा अरुणाचल में है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो रहा है। वैसे ही हमारा जो एजुकेशन सेक्टर में है वो बहुत एक बुरे तरीक़ा से गुजर रहा है। जैसे कि हमारा NIT जोटे है, वो एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बोलते हैं इसको। उसमें क्या घोटाला हो रहा है, क्या हो रहा है, खुले आम आप लोगों को पता है, पब्लिक डोमेन में है। ऐसे चीज़ को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। वैसे ही इसमें हमारा एक NPS जो नेशनल पेंशन स्कीम है और उसमें OPS बोल के एक ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसका बीच में कुछ तसल है जिसको लेके पूरा भारत में इसका मुहिम एक छेड़ रहा है। तो जैसे कि इसका जो नया पेंशन स्कीम में जो प्रॉब्लम होने के कारण से जो यहाँ का हमारे जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं, जो हमारा एम्प्लॉयड सेक्टर्स लोग हैं, सेक्शंस लोग हैं, इन लोगों के अंदर में एक बहुत सारा दुख दर्द है। इन लोग खुश नहीं कि उनका साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो इसको भी अगर बहुत सारे स्टेट में अगर डिफ़ॉल्ट है, इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है, तो अरुणाचल को भी उस चीज़ में आगे बढ़ने का ज़रूरत है, देखने का ज़रूरत है कि ये मामला एक्चुअल में है क्या। इसको अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि मेरे समझ में ये है कि जो न्यू पेंशन स्कीम को है, इसको बहुत सारे स्टेट्स में रोल बैक किया गया है। जैसे कि कर्नाटक में किया गया, जैसे सिक्किम में किया गया है, जैसे पंजाब में किया है। अगर वो चीज़ जो है हमारे जो एम्प्लॉयड सेक्टर के बेनिफिट में है, तो अरुणाचल सरकार को भी इसको डिस्कस क्यों नहीं करना चाहिए। वैसे ही देयर आर मैनी रीजन्स लाइक आई हैव मेंशन्ड आर्टिकल 371H जो है, जो अरुणाचल का एक प्रोविज़न है, एक इसको प्रोटेक्ट करने का 6 शेड्यूल का जो प्रोविजन है, ये सबको प्रोटेक्ट करने का जो है ट्रांस बाउंड्री इशूज़ है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज इशूज़ है, इंटर स्टेट बाउंड्री इशूज़ है। ऐसे अन्य रीजन्स है, अन्य वो है इम्पोर्टेंट जो इशूज़ है, जो इसको कभी सही मायने में इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो वही हमने ये सब चीज़ को हमारा जो मैनिफेस्टो में इसको कवर किया है।